नमस्कार सभी प्रिय दर्शकों को। मैं अमरजीत सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने लेकर के इंग्लिश क्लास। और ये हमारी जो कुल संख्या की अगर बात की जाए तो तीसरी कक्षा रहेगी इस सीरीज़ की। और आज हम जो टॉपिक प्रारंभ करने चाह रहे हैं वो टॉपिक रहेगा हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस से आगे बढ़कर टेंस हम जो है इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे और ऑब्वियसली उस चीज़ को हम बेहतर तरीके से जानेंगे भी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं टेंस। आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो टॉपिक है टेंस। टेंस की अगर बात की जाए तो इसके हिंदी अनुवाद का सबसे पहले हम आंकलन कर देंगे, जानेंगे उसको। और हिंदी अनुवाद की अगर बात की जाए तो उसे कहते हैं काल। टेंस की अगर बात की जाए तो उसे कहते हैं हिंदी में काल। काल एक्चुअल में होता क्या है, या फिर ये कहें कि टेंस होता क्या है, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर ले तो बेहतर होगा उस चीज़ को समझने में जिसको हम आगे पढ़ने वाले इसके अंदर। अगर टेंस की बात की जाए तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से ग्रुप है, एक प्रकार से ग्रुप है जिसके अंदर समय के विभिन्न पहलू जो है वो सम्मिलित होते हैं, जिसके अंदर समय के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। विभिन्न पहलू का मतलब ये हुआ कि अगर मैं टाइमलाइन के अकॉर्डिंग इस चीज़ को आपको समझाना चाहूँ, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ये हमने एक टाइमलाइन बनाई और इस टाइमलाइन के ऊपर मैं कहता हूँ कि अभी जो समय है मान लीजिए कि सुबह के 7 बजे हुए हैं और ये मेरा प्रेजेंट टाइम है। इससे पीछे की ओर अगर जाएंगे तो इसका रिसेंट पास्ट होगा। रिसेंट पास्ट का मतलब परफेक्ट। इसके पीछे की ओर अगर जाएं तो ये हमारा पास्ट होगा। इसके पीछे अगर जाएं तो ये हमारा मोर पास्ट होगा। घबराइएगा नहीं, इन सारी चीज़ों को हम विस्तार से जानेंगे आने वाले समय में एक एक करके। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक्चुअल में जो टेंस है वो टेंस है क्या, यानी काल जो शब्द हमने यहाँ पर उच्चारित हुआ है हमारे मुख से, जिसको हमने उच्चारण किया है, उसका एक्चुअल में मतलब क्या है। ये जो टाइमलाइन हमने बनाई है, इस टाइमलाइन के ऊपर आप देखोगे कि प्रेजेंट जिस चीज़ को मैं अनुभव कर रहा हूँ और ये परफेक्ट और ये पास्ट का हिस्सा जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया, यानी कि ये मेरा एक्सपीरियंस्ड टाइम है, ये बन गया पास्ट। तो इस सारे सम टोटल को प्रेजेंट टू पास्ट, और एक इमेजिनेशन टाइम भी होता है हमारा। इमेजिन टाइम का मतलब देखो, उसको हमने एक्सपीरियंस तो नहीं किया, हमने उस समय को देखा तो नहीं है, लेकिन ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं कि मतलब आगे 1 घंटे वो होगा, 1 घंटे के पश्चात वो होगा, कल मैं ऐसा करूँगा, परसों मैं ऐसा करूँगा, भविष्य में मैं ऐसा करूँगा। वो हमारा इमेजिन टाइम होता है जिसको हम नाम देते हैं फ्यूचर। उसे फ्यूचर के अंदर ये नहीं कह सकते कि हमने उसे एक्सपीरियंस किया है, तो ये हमारा होता है फ्यूचर। तो कुल मिलाकर 3 पार्ट हमने बनाए हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों की अगर बात की जाए तो इस कंप्लीट टाइम पीरियड को, यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को या फिर इस टाइमलाइन को, इस टाइमलाइन के अंदर अब विभिन्न प्रकार के हिस्से आ जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, परफेक्ट बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ों को जब एक साथ मिलाकर हम बोलने लग जाए तो एक साथ जब हम इसको मिलाकर बोलेंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे, उसी को हम काल कहेंगे। तो बिल्कुल बेसिक रूप से मैंने आपको समझाया है कि जब समय के विभिन्न बिंदु, विभिन्न पहलू किसी एक ही स्थान पर इकट्ठे या फिर मिले और उनका अध्ययन हम अलग अलग रूप में कर सकें, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं, हमारे अध्ययन की दृष्टि से। अगर वैसे पूछा जाए मतलब होता क्या है, तो सम टोटल होता है सभी समय का, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का सम टोटल को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं, टेंस कहते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल रोड सिस्टम के ऊपर हमें नहीं चलना है,
हमें वास्तविकता के ऊपर काम करना है, और जो वास्तविक है वही सच होता है, और उसी चीज़ का जो है मतलब डिमांड भी होती है उसी चीज़ की, और लोगों के द्वारा पूजनीय भी होता है। तो ये था काल यानी कि टेंस का एक छोटा सा इंट्रो जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत जो है किया। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसको समझा जाए तो इसी टाइमलाइन ने अलग अलग टाइम को डिस्ट्रीब्यूट किया। मैं इसके ऊपर ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा क्योंकि बेसिक चीज़ है। अलग अलग चीज़ों को अगर देखा जाए तो जैसे कि इसी में से बन गया, सबसे पहले हमने देखा था प्रेजेंट, इसी में से बन गया फिर पास्ट, और इसी में से बन गया फ्यूचर। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक टाइमलाइन से अलग अलग प्रकार के टाइम जो है निकल के आते हैं, और वो सारे के सारे किसका हिस्सा है, वो सारे के सारे हिस्सा है टेंस का। यानी कि टेंस में अगर मैं कहूँ किन किन चीज़ों को शामिल करोगे तो प्रेजेंट टाइम को, पास्ट टाइम को और फ्यूचर टाइम को उसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। फ्यूचर टाइम इमेजिनेबल होता है, फ्यूचर टाइम को सिर्फ महसूस कर सकते हैं हम, इसे एट द मोमेंट ये कहा जा सकता है कि एक्सपीरियंस नहीं किया गया होता, सिर्फ ऐसा फील करेंगे कि मतलब कल ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, इस चीज़ के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता नहीं है इसमें। तो ये तीन वो हमारे पहलू बने। अब इनके आगे जाकर छोटे बच्चों को जैसे बताया जाता है, हम बिल्कुल इंग्लिश को बेसिक रूप से पढ़ेंगे, और बेसिक से कब हम हाई लेवल के ऊपर पहुंच जाएंगे, कब फंक्शनल ग्रामर में जो हम पहुंच जाएंगे, आपको इस चीज़ का आभास भी नहीं होगा और आप चीज़ों को सीखते जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, और निश्चित रूप से हम ऐसा करेंगे। तो प्रेजेंट को अगर बांटने की बात की जाए, या फिर पास्ट को अगर बांटने की बात की जाए, या फिर अगर फ्यूचर को बांटने की बात की जाए, तो चार पार्ट इसमें बनते हैं। जैसे प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर आप इंडेफिनिट बोलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडेफिनिट एक तो ये हो गया, और एक बोलते हैं इंडेफिनेट, NATE, तो ये गलत हो जाएगा निश्चित तौर पर। इंडेफिनिट होता है FINITE, तो ये उच्चारण से होने वाली गलतियां हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और लास्ट बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और टेंस। तो कुल मिलाकर ये चार टेंस जो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, जिसका हम एक एक करके विश्लेषण करेंगे। इसी प्रकार अगर पास्ट की बात की जाए तो प्रेजेंट की जगह बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसी प्रकार से हम फ्यूचर के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आशा करता हूँ बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आपको आती भी होगी, लेकिन फिर भी जब तक चीज़ों को दोहराया ना जाए तब तक वो लंबे समय के लिए स्थायी नहीं रह सकती, इसलिए समय समय पर उनका मूल्यांकन और इवेल्युएट करना उनको ज़रूरी होता है। आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ चीज़ें आपको बेसिक रूप से समझ में आ रही होंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला हमारा जो टेंस है उसका जो पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उससे हम इसको शुरू कराएं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। सबसे पहले अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। ध्यान से समझिएगा। और वर्तमान जिस चीज़ की बात करता है वो बात करता है की, यानी कि कोई चीज़ अभी है, मौजूद है वो, ठीक है।
इंडेफिनिट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर होती है अपूर्णता, मतलब जो चीज़ पूरी ना हो या पूरा ना हो। तो इस अपूर्णता से ही हमने उठाया ता, और टेंस का मैंने आपको बताया था कि ये एक समय पूरी टाइमलाइन का एक हिस्सा हमने इसको बना दिया। तो यहाँ से अगर बात की जाए, तो हम पहचान बना लेते हैं। मेरी बात को एक बार सुनिएगा ध्यान से। 2 प्रकार के टीचर आपको मिलेंगे। एक ये कहने वाले कि ता है, ते है, ती है, जो कि आपके सामने अभी मौजूद है। एक आपको ये कहने वाले मिलेंगे कि इस ता है, ते है, ती है का कोई मतलब नहीं होता, जो कि अभी आपके सामने मौजूद हो गया। यानी कि मैंने आपको दोनों ही टीचर के जो है रूप बता दिए। कई इसको बकवास कहने वाले भी मिलेंगे, कई इसको महत्व देने वाले भी मिलेंगे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि चीज़ें समय अनुसार हर चीज़ अपना महत्व दर्शाती है। बात अगर की जाए छोटे बच्चों की, और वो भारत का रहने वाला हो और हिंदी भाषा से इसका संबंध हो, तो हिंदी भाषा को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए या इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए पहचान उसके लिए आवश्यक हो जाती है एक छोटे लेवल के ऊपर, क्योंकि हमारे स्कूलों का जो लेवल है वो उतना अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि हमारे स्कूल विश्व इतिहास में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से पोस्ट को भरा जाता है और अज्ञानता का जो है एक प्रकार से सागर यानी कि समुद्र जो है वो लगातार जो है फ्लो कर रहा है। तो उसी का इफ़ेक्ट जो है बच्चों के इस चीज़ के ऊपर देखने को मिलता है। तो मैं आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ। बच्चे लेवल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ता है, ते है, ती है, यानी कि उसकी पहचान, सेंटेंस की पहचान क्या होती है, उस चीज़ का महत्व है। आप ज्ञान के लिए उसे रखें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं बड़े लेवल की, यानी कि बड़े लेवल से मतलब मेरा ये नहीं कि यूपीएससी IAS सारे हो आप एक बार के लिए, यानी कि कॉम्पिटिटिव लेवल, चाहे वो यूपीएससी भी क्यों ना हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है हिंदी भाषा के सहयोग की अंग्रेज़ी को सीखने के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ी अपने आप में विशिष्ट है और अंग्रेज़ी को किसी भाषा के साथ नहीं सीखा जा सकता। अंग्रेज़ी अपने आप में अंग्रेज़ी है और इसे सिर्फ और सिर्फ इसके अपने नियमों के द्वारा ही सीखा जाएगा, क्योंकि हर भाषा की अपनी एक व्याकरण होती है, अपनी एक ग्रामर होती है। हम दोनों ही प्रकार की ग्रामर को जो है सीखते चलेंगे। ग्रामेटिकल फंक्शन भी देखेंगे, उसका बेसिक फॉर्म, और साथ के साथ उसको जो है फंक्शनल लेवल के ऊपर भी करके देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो अगर बच्चे लेवल की अगर बात करें तो इसको हम पढ़ते हैं ता है, ते है और ती है। ये बन जाएगी इसकी पहचान। इसी प्रकार से अगर बात की जाए किस चीज़ की, सेंटेंस की, यानी कि इसका सेंटेंस कैसा बनेगा, तो इससे लास्ट वाली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। इससे लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि सेंटेंस जो होते हैं टोटल 5 प्रकार के होते हैं, और उस 5 प्रकार में से ही पहला टाइप जो है जेनेटिव सेंटेंस, वो कहता है कि इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कि डूअर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम इसके अंदर शामिल करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट क्या क्या, सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब आएगी बेटा इसमें दो, डू या डज में से कोई एक। डू का यूज़ कहाँ करेंगे, डू का यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज का यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। मेरी बात को समझिएगा के साथ।
हमने कहा डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे और डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है हम करते हैं। ये हमने सीखा अभी हेल्पिंग वर्ब के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरी बात, मेन वर्ब की अगर बात की जाए तो मेन वर्ब जाती इसमें V1 के साथ S या ES का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर बनाने के लिए। ये इसकी सिंगुलर मेन वर्ब रहेगी, ये इसकी सिंगुलर मेन वर्ब रहेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इतनी बात आपने सीखी। एक बेसिक जानकारी और जो कि बड़ी अच्छे लेवल के ऊपर आपको काम आएगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैं लिख देता हूँ, साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस दो ऐसे टेंस है जिनके अजेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर, जिनके पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता। सामान्य भावों के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता। हाँ, इंटरोगेटिव, नेगेटिव या फिर अन्य प्रकार से सेंटेंस को आप कन्वर्ट जब करोगे तो उस समय हेल्पिंग वर्ब का यूज, जो कि बेसिक है, होता ही होता है। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस की जब बात की जाएगी तो इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता। एक्सेप्शन केस की बात करते हैं, सुपरफ्लोज की बात करते हैं। वो कहता है कि जब अपनी ही बात के ऊपर कोई विशेष जोर आपको देना हो, ऐसी दशा में क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे मैं अपने परिवार के लिए कमाता हूँ, सिंपल है, कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन ये कहा जाए कि मैं अपने परिवार के लिए ही कमाता हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम कर सकते हैं। तो दोनों बातें मैंने आपके सामने बताई है। एग्जाम्पल लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, साथ के साथ आप उतारते जाएं, नोट्स वगैरह का यूज़ कर ले, बेहद अच्छा रहेगा। चलिए, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किसी एक एग्जाम्पल को लेकर हम चलेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो एक एग्जाम्पल है, जैसे रोहन गोस टू स्कूल। रोहन गोज टू स्कूल, रोहन स्कूल जाता है। बात को समझिएगा गौर से। रोहन बना इसके अंदर सब्जेक्ट यानी कि डूअर, गो इसके अंदर है V1 और ES इसके साथ है, जिसके कारण ये बना गोस। यानी कि हम इसकी अगर बात करें तो मेन वर्ब के साथ हमने यूज़ कर दिया S या ES का। बेसिक रूप से समझ में आ गया होगा। और टू स्कूल की अगर बात की जाए तो ये काम करेगा किसका, ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बेसिक फॉर्म में, साधारण सेंटेंस के अंदर यूज़ नहीं होता, जब तक कि कही गई बात के ऊपर वक्ता अपना जोर जो है वो प्रकट ना करे। तो यहाँ से हम समझें। अब रोहन को ध्यान से देखेंगे तो रोहन इसके अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट है। रोहन इसके अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि अगर रोहन की बात की जाए तो रोहन अकेला है, और अगर अकेले व्यक्ति की बात की जाती तो सिंगुलर हुआ। और सिंगुलर के लिए हमने यूज़ किया था S या ES में से कोई एक। तो गो को अगर ध्यान में रखेंगे तो गो के साथ क्या आ गया, ES लगेगा, ना कि S। तो रोहन गोज और टू स्कूल ये ऑब्जेक्ट है। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी।
तो ये बात स्पष्ट हुई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है पॉजिटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस इस प्रकार से जो है काम करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो इस सेंटेंस को, ये हुआ रहा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, इसी सेंटेंस को अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, हेल्पिंग वर्ब का। और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है डू और डज। ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। चलिए सीखते हैं कैसे काम करेगी। नेगेटिव सेंटेंस सबसे पहले बनाने का प्रयास करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात की जाए तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए रोहन सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए किसका यूज़ करेंगे, डज का। और डू का यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए। तो रोहन डज के बाद नॉट गो टू स्कूल। रोहन डज नॉट गो टू स्कूल। अब इसमें और इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं, और वो गलती क्या करते हैं कि ये जो गो है इसको वो गो ना बना करके इसको भी गोज बना देते हैं। तो ध्यान रहे बच्चे कि ये गोज और ये डज के अंदर जो चीज़ काम कर रही है ईएस, ये ईएस डबल नहीं होना चाहिए। कारण क्या है, क्योंकि ये इसे सिंगुलर बनाने का काम कर रहा है। और अगर एक ही चीज़ को आप बार बार मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे रहे हैं, एक प्रकार से समझेंगे मैथमेटिक्स के हिसाब से, यानी कि प्लस प्लस नेगेटिव हो जाता है जब, इसी प्रकार से ई एस और ई एस आकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल प्लूरल सेंस में काम करेगा। हमें रखना इसे सिंगुलर में है, तो इस प्रकार से इसको डबल गोज के साथ हम नहीं जा सकते, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूँ तो सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, रोहन डज नॉट गो टू स्कूल। ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इंटेरोगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। किसी सेंटेंस को साधारण भाव के अंदर जब इंटेरोगेटिव बनाया जाता है तो प्राय इस प्रकार से उसकी शुरुआत की जाती है। सबसे पहले एक बार इसके ढांचे को भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे डज रोहन गो टू स्कूल और साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। तो इस प्रकार से हम जो है प्रयास करेंगे, मतलब सेंटेंस को बनाएंगे। डज रोहन गो टू स्कूल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जान लेते हैं कि किस प्रकार से जो है इसके स्ट्रक्चर बना है सेंटेंस का, और कैसे ये चीज़ ने मतलब काम किया है। नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमने यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब के बाद, अरे माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले हमने यूज़ किया सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद देखिएगा नॉट, नॉट के बाद देखिएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद आगे आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आया सब्जेक्ट यानी कि डूअर, उसके बाद आती है मेन वर्ब, इसके बाद आया आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। तो ये जो है स्ट्रक्चर निकल जाएगा आपके सेंटेंस का कि ये तो नेगेटिव के लिए और ये इंटेरोगेटिव के लिए। यानी कि कोई भी सेंटेंस जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आप बनाएंगे तो इस प्रकार से वो चीज़ काम करेगी। हाँ, कहाँ कहाँ ये चीज़ काम करेगी और कैसे काम करेगी, मतलब इस चीज़ को लास्ट क्लास के अंदर, यानी कि इससे पहले वाली बिल्कुल जो क्लास है उसके अंदर मैं बता चुका हूँ आपको कि सेंटेंस को 5 प्रकार से लिखा जाता है। उसके 5 टाइप कौन कौन से हैं, और उसके अंदर मैंने जैसे कि क्वेश्चन के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ किया था, और उसमें 2 प्रकार के सेंटेंस हमने डिस्कशन किए थे, ओपन एंड क्लोज। तो उसका भी हमने डिस्कशन किया था। और बेहतर नॉलेज के लिए आप उस वीडियो को देखें ज़रूर, क्योंकि सेंटेंस को जब बनाते हैं ना तो उस सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस एक्चुअल में है किस प्रकार का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जेरेटिव टाइप का सेंटेंस है, पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस है, तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए पॉजिटिव या जेरेटिव सेंटेंस होते किस प्रकार के और ये है क्यों। तो उस क्यों का जवाब जो है वो हमारी पहली, यानी कि इससे पहले वाली जो वीडियो, यानी कि 2nd नंबर की वीडियो आपको इस चीज़ का जवाब देगी। प्रिय विद्यार्थियों, अगर किसी प्रकार का सुझाव, किसी प्रकार की शिकायत या किसी प्रकार के आपका जो विचार है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाना ना भूलें। और क्योंकि आप हमारे लिए एक अभिप्रेरणा का स्रोत हैं, आप जितना हमें मोटिवेट करेंगे हम उतने ही अच्छे रूप से आपके सामने प्रस्तुत हो पाएंगे, उतना ही अच्छा आपको
जो है कंटेंट प्रोवाइड करवा पाएंगे। और दूसरी बात ये कि चीज़ों को शेयर करते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर लें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ी भी प्रेरणा है और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि वो हमारे लिए बहुत आवश्यक और बहुत ही मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हुआ प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। इसमें 7 प्रकार के सेंटेंसेस हम करेंगे एक एक करके।